सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, यानी हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, वो किस लेवल के आते हैं। मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब आपको कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक अप्रोच समझ में आ जाए, मतलब एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मैं इसमें उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो क्वेश्चन बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं, और इस बार जो सीटेट होने जा रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और जितना कि ऑफिशियल में बताया जा रहा है, मैं बार बार यही कह रहा हूं। आज तक मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बार बार, जो सीटेट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस में आ रहा है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन के बारे में और क्या कब नहीं है। मतलब पूरा पैटर्न मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। आज मैं आपके लिए कुछ हिंदी के कुछ 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मतलब इस वीडियो में मात्र मैं 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिनके माध्यम से बहुत लॉन्ग डिस्कशन नहीं है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। क्लियर? आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप सीटेट के लिए जुड़े हुए हैं, अगर आप सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करें या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, लाइक आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप मेरे से इजीली कनेक्ट हो जाइएगा। हम आपके सारे डाउट्स को डे बाय डे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, डे बाय डे। क्लियर? तो होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, केवल मैंने बता दिया आपको, मैं 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और उसके बाद में वीडियो के अंत में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे क्लियर करेंगे। मतलब मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूं कि आप ऐसे ऐसे करिए तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो यार मेरे दिल से पढ़ो, मजे से पढ़ो। इसमें ये वाले मतलब टाइम पास वाली बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग दुनिया में फैले पड़े हैं। आपको पता है कि लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ रहा है ना। पहले आप स्ट्रैटेजी देख लीजिए कि आपको किस तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है, और कैसे क्या क्या पढ़ना है, उसको देख के चलिए, ताकि आपका सीटेट जो है एक बार में क्लियर हो जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी के 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन के बाद उससे बहुत सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा 7 क्वेश्चन को। देखो, लिखा हुआ कि बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, यह किसने कहा है। यानी बच्चे जो होते हैं जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होते हैं। मतलब यहां पे बताया जा रहा है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो खाली प्लेट के रूप में नहीं, उनके अंदर एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। मतलब उनको जिस एनवायरमेंट में डाल दोगे वो उस लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि बच्चे के अंदर यंत्र होता है, और उस यंत्र की हम बात करें तो उस यंत्र को बोलते हैं LAD, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और हिंदी में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण, क्या बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा अधिग्रहण यंत्र। यानी बात करें LAD के बारे में, तो इसके बारे में किसने बताया? चॉम्स्की ने बताया हुआ है, स्किनर ने बताया हुआ है, प्याजे ने बताया हुआ है, या वैगोस्की ने बताया हुआ है। मैं चारों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपके सामने, ताकि चारों से रिलेटेड कोई भी बात आएगी आप इजिली अटेम्प्ट कर दोगे। देखो, अगर मैं बात करूं वैगोस्की की, तो वैगोस्की जो है ये एक रचनाकार है। कैसे? ये एक रचनाकार है जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया है, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इन्होंने बताया कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। वैसे तो बात करें कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, वो जितना एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है उतना ही हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है। यानी आनुवंशिकी और वातावरण दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अब वैगोस्की जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज को यानी एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि बच्चा जो होता है अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है। मतलब इन्होंने कल्चरल टूल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी हुई। इनके सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। यानी आप जो है अंतःक्रिया करके सीखोगे लोगों से। क्लियर? अब बात करते हैं प्याजे की। देखो, प्याजे भी क्या है, प्याजे भी रचनाकार है, प्याजे भी रचनाकार है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है। कैसा होता है? बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है, और बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है। मतलब बच्चे को खाली प्लेट नहीं कह सकते, खाली स्लेट नहीं, खाली प्लेट के रूप में उसको बता ही नहीं सकते कि बच्चा सीख नहीं सकता। इन्होंने क्या किया है, बच्चे को क्रिएटिव माना है। बच्चों को क्रिएटिव तो दोनों लोगों ने माना कि बच्चा जहां पे एक्टिव हो आप वहीं पे जाओ, दोनों लोगों ने ये बात कही है। लेकिन प्याजे ने क्या किया है, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी हुई है। यानी प्याजे की बात करी तो इन्होंने क्या किया है, हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। किसको? यानी आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है। और हम बात करते हैं वैगोस्की, तो मैंने वैगोस्की के बारे में अभी आपको बता दिया कि जो वैगोस्की है इन्होंने क्या किया। वैगोस्की की बात करते हैं तो वैगोस्की ने क्या किया है, इन्होंने बताया हुआ है जो हमारा समाज है उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी हुई। इन्होंने एनवायरमेंट को बहुत महत्व दिया हुआ है। इन्होंने एनवायरमेंट को क्या किया है, बहुत महत्व दिया हुआ है। वातावरण को, किसको? वातावरण को दिया हुआ है। अब देखो,
अब बात करते हैं प्याजे की, तो प्याजे ने क्या किया है, जो हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं यानी इन्होंने बांट दिया है चरणों में कि इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये होगा, उन्होंने चरणों में डेवलपमेंट की प्रक्रिया को बिल्कुल बांट दिया। अब देखो स्किनर की बात करते हैं, तो स्किनर ने कहा है कि बच्चा जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से, यानी आप अपने से बड़े लोगों के बीच रह के ही सीखते हैं, उनके माध्यम से ही सीखते हैं। मतलब हाँ, बच्चा जो है अपने से बड़े लोगों को देख देख के ही सीखता है। समझने मेरी बात को? आप अनुकरण का मतलब है आप लोगों को ऑब्जर्व करके समझते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सीखते हैं। चलिए अब ये तीनों बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक ही बचा हुआ है जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे किसकी बात करी गई है कि हमारे जो चॉम्स्की हैं इन्होंने बताया हुआ है किसके बारे में? चॉम्स्की ने एलएडी के बारे में बताया हुआ है, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में, कि जो बच्चा जो होता है जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में इन्होंने ही बताया हुआ है। क्लियर? जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तुरंत समझ जाना। देखो मैंने लिख के भी रखा है आपके सामने, आप इजीली पढ़ सकते हैं। मनुष्यों में भाषा सीखने की एक जन्मजात आनुवंशिक क्षमता होती है, यानी आप ये नहीं कह सकते किसी भी बच्चे को एज अ टीचर आप बोल ही नहीं सकते कि तेरे से तो होगा नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बच्चा सब कुछ सीख सकता है क्योंकि उसके अंदर पहले से एक्विजिशन डिवाइस होती है ना। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। बच्चे को एक्टिव रखना है एज अ टीचर, आपको समझ गए होंगे। और उन्हें वातावरण से प्राप्त सीमित भाषा इनपुट के बावजूद जल्दी से जल्दी कोई भी भाषा वो सीख सकता है। मैंने पहले बता दिया कि आप जिस एनवायरमेंट में डालोगे उस एनवायरमेंट को बच्चा इजीली एक्वायर कर लेगा क्योंकि उसके अंदर ये यंत्र पहले से ही अवेलेबल होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। देखो हमारा स्क्रीनशॉट मार लेना ताकि जब, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो बहुत ही अच्छे मतलब स्कोर बहुत अच्छा खासा आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो वहां से हमारी एक अप्रोच डेवलप होती है यार, मेरे लिखने से बहुत कुछ याद हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िएगा। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है, यानी लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बात करी है कि जो लैंग्वेज है उसके बारे में कौन सा कथन हमारा सही है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। चलिए बताइए। अब हम समझते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें क्या बात बोली गई। देखो पहले बता दिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा के बारे में कौन सा सही है, नहीं जो हमारी लैंग्वेज है उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा जो है वो लैंग्वेज के बारे में एकदम पॉजिटिव पॉइंट है, बता दीजिएगा मुझे। पहली बात तो भाषा की बात कर लेते हैं। देखो एक बार हम बात कर लेते हैं भाषा की ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पहले को भाषा की बात करें तो भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। सोचो सपोज दैट अगर भाषा ना होती तो हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से ही तो पहुंच रही बातें, है ना? वही चीजें तो भाषा अगर ना होती तो हमारा जीवन कैसे ही होता। सोचो हम कैसे बता पाते अपनी बातें और कैसे हम आपकी भावनाएं समझ पाते। है मैम, एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, लिखा भी हुआ है कि भाषा विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है, एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को कह पाते हैं। लिखा हुआ है कि जिसमें ध्वन्यात्मक, लिखित या सांकेतिक प्रतीकों का एक व्यवस्थित समूह होता है। यानी भले ही आप संकेत करके बताते हो, लिख करके बताते हो, है ना, बोल करके बताते हो, तो ये सब क्या है, ये भाषा के माध्यम से आप कर पाते हो। समझ रहे मेरी बात? तो लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो यही बोला गया है कि भाषा के बारे में कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात यहाँ पे करी गई। चलो समझते हैं कि कौन सी बात है, देखते हैं। लिखा हुआ है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। क्या ये पॉजिटिव बात है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है? नहीं, कोई भी भाषा है उसका अपना ही रूल होता है, अपना रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आप बोलते हो, कैसे आप सीखते हो। तो ये क्या है, एक व्यवस्था है। कैसी एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को प्रकट करते हो। मे भी बहुत अच्छा क्या नाम, सॉरी फॉर दैट, मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ यार मेरे, तो वहां से आने के बाद मेरे मुंह से आवाज कभी कभी नहीं निकलती, वही होता है। चलिए कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो समझ गए होंगे कि भाषा जो होती है वो एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप अपने भावों को प्रकट कर पाते हो, है ना, एक रूल रेगुलेशन के थ्रू बनी हुई एक लैंग्वेज है। चलिए ये बात तो ठीक है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है कि भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ये कोई बात नहीं हुई यहाँ पे कि साइंटिफिक व्यवस्था है, ऐसी कोई बात है, इसकी तो कोई बात नहीं यहाँ पे हुई। आगे लिखा भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। केवल ग्रामेटिकल रूल ही सब कुछ नहीं होते, भाषा के लिए व्याकरण जानना ही सब कुछ नहीं होता, है ना। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी एक व्यवस्था है जिसके माध्यम लिखा हुआ है कि जिसके माध्यम से हम भावों को प्रकट कर पाते हैं, है ना, चाहे वो लिख के प्रकट करें, चाहे हम संकेत करके प्रकट करें, या एक व्यवस्थित समूह होता है। समझ गए होंगे फुल्ली? तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट जो ऑप्शन है इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको स्ट्रैटेजी जरूर बताऊंगा, अगर आपने फॉलो किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट जरूर क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। चलो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करे, पढ़िए और जवाब दीजिए जरा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सब लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है। यानी जो हमारी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके जो अकॉर्डिंग कौन सा कथन गलत है। यानी हमसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। चलिए, अब पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना चाहिए। अब ये बात बताओ कि स्कूल में बच्चा जा रहा है, बच्चे को इंग्लिश में बोलना आ रहा है, नहीं आ रहा, लिखना आ रहा है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाओगे क्या? देखो, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करी जाए, चाहे हम कोठारी आयोग की भी बात करें, तो इन लोगों ने सिंपल बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि आप बच्चे को उनकी मातृभाषा में पढ़ाओ। मतलब आप उनकी घर की भाषा में सिखाओगे तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल में जो लैंग्वेज चल रही है आप उसी में उसको ढाल रहे हो, है ना। बच्चा जो समझ ही नहीं पा रहा है आपकी बात को तो कैसे पढ़ेगा। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए कि पहले तो आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, उसके बाद में आप टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा जो है कोई भी सिखा सकते हो। आप उसको हिंदी सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो, जो भी समझना चाहो सिखा सकते हो, लेकिन पहले जो है उसका अध्ययन होना चाहिए वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी बोला हुआ है कि आप 1 to 5 जो है मातृभाषा तक पढ़ाओ, अगर नहीं समझ पा रहे तो 1 to 8 तक भी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आपको, है ना। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है फिर भी। तो ये हमारे पास एकदम बेटर बात नहीं है फिलहाल के लिए। अभी देख लेते हैं आगे क्या बोला गया। पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए। बहुत सही बात लिखी हुई यहाँ पे, 100% राइट बात है कि पढ़ना लिखना जो होता है शुरुआती दौर में बच्चे की घर की भाषा में यानी मातृभाषा में होना चाहिए। जो बच्चा घर से एक्सपीरियंस लेके आता है उनको आपको रेस्पेक्ट करना है ना। आपको सुसाइड नहीं करना कि आप तो हिंदी बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। समझ मेरी बात? तो आगे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, छोटे बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए। मैंने पहले बता रखा है कि अगर आपको एनवायरनमेंट शुरुआत से अच्छा मिला है तो आप ऑलरेडी अच्छे होंगे। कहते हैं ना कि आपके संस्कारों का फर्क पड़ता है, यानी जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़े भले हो, अगर अच्छे एनवायरनमेंट में हो तो आप अच्छे होंगे। ये बहुत फर्क डालता है कि हमारा वातावरण कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, है ना। वही होता है, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ में 4 दिन बैठना शुरू करो, आपके थॉट पॉजिटिव आने लगेंगे। आप 2 दिन निगेटिविटी वालों के पास बैठो, आपके अंदर भी निगेटिविटी चलने लगेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पगला जाओगे, है ना। ये चीजें गारंटेड होती हैं। तो आप अच्छे लोगों के बीच बैठो, जरूरी नहीं बहुत सारे दोस्त बनाओ, है ना। एक दोस्त बनाओ, 2 दोस्त बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ जिनसे आपको कुछ सीख रहे हो, मोर नॉलेजेबल देन अदर हो, जो आपसे अधिक जानते हो, जिनसे आपको डेली कुछ सीखने को मिले। समझ मेरी बात, है ना। तो आपको परिवेश देना बहुत अच्छी बात है, ये भी हमारे पास बेटर ऑप्शन लिखा हुआ है, परिवेश अच्छा ही होना चाहिए। डी में लिखा हुआ है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों को उनकी घर की भाषा में पढ़ाइए, क्योंकि नई भाषा सीखना उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि जो है दूसरी भाषा सिखाओगे तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा होगा, क्योंकि उसके लिए उनको रूल रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे। और जो पहले से सीखे हुए होते हैं, घर की भाषा सीखे होते हैं, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक अर्जन होता है। भाषा अर्जन का मतलब होता है कि जब आप स्वाभाविक रूप से सीखते हो, है ना, अपने घर परिवार में रह के अपने स्वभाव के थ्रू कुछ सीखते हो, जहाँ पे किसी भी रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होता है भाषा अर्जन। तो हमसे ये भी ठीक है। और हमसे गलत पॉइंट पूछा गया था, तो गलत तो यही है कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा में अपने तरीके ढाल रहे हो, सब कुछ है, उनको देख ही नहीं रहे कि वो कहां से आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यही गलत बात है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ जाएं। समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हुआ है। मैं बात करूं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जितना भी लिखा हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आने वाला है, गारंटेड है ये। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली गई है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और अगर आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो में तो मैं मात्र 7 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। और अगर आप बहुत सारे वीडियो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे बेहतर तरीके से। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, किसी विद्यार्थी या किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं। यानी कोई बच्चा है जो कुछ पढ़ रहा है, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, जिसके माध्यम से उसको कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। मतलब बच्चा कोई कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहा है, ये कुछ पढ़ रहा है, टीचर के द्वारा उसको कुछ संकेत या हिंट दी जा रही है। आगे लिखा हुआ है, जो उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी अगर आपने सपोर्ट कर दिया एज अ टीचर कुछ, तो बच्चा मीनिंग मेकिंग लर्निंग कर पा रहा है, मतलब समझ के अर्थ को, मतलब जो अर्थ को जो पढ़ रहा था उसका वो अर्थ भी समझ पाएगा। मान लीजिए बच्चा एक स्टोरी पढ़ रहा था और बीच में कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गए, तो क्या कर रहा है बच्चा, समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, तो टीचर ने क्या करी, थोड़ी सी हिंट दे दी उसको, जिसके माध्यम से उसको अर्थ पता चल गया उसका, है ना। तो ये क्या हो रहा है, लिखा हुआ है, यह किस रूप में जाना जाता है। क्या वो सरसरी दृष्टि से पढ़ना है? सरसरी दृष्टि से तब आप पढ़ते हो जब आप किसी स्टैंजा में कोई वर्ड ढूंढते हो, कोई शब्द ढूंढते हो, यानी गद्यांश पद्यांश जब आप सॉल्व करते हो तो आप कोई मतलब सनसनी तौर से पढ़ते हो कि पहले आंसर ये कहां पे लिखा हुआ है, गद्यांश में, पद्यांश में। समझ मेरी बात को? तो ये तो यहाँ पे बात नहीं करी गई।
है। आगे लिखा हुआ है बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ना मतलब बारीकी से जब आप तब पढ़ते हो जब आप कोई क्या नाम डिटेल कोई डिस्कशन हो रहा हो, बारीकी से अध्ययन मतलब बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हो उसके बारे में, तो ये तो वो हो गया, इसके बारे में बात नहीं हो रही। सूत्रात्मक कोई सूत्र की बात हमसे हो नहीं रही, यहाँ पे अर्थगत संकेत की बात हो रही है कि अगर आपको थोड़ा सा संकेत दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप जो है उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, मीनिंग समझ पा रहे हैं, है? देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन हमारा यही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। चाहे आप सीटेट की कर रहे हो चाहे आप यूपीटेट की कर रहे हो, दोनों के लिए सेम बिल्कुल है। और आपको पता है कि सीटेट जो हमारा यूपीटेट है उसके लिए भी डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट जनवरी तक वो हो जाएगा। और सीटेट के बारे में बात करें तो सीटेट जो है अब जस्ट एक दो दिन के अंदर आ ही जाएगा, अगर नहीं आया तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा सीटेट, है ना। चलिए अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। तैयारी आप बेहतर करते रहो, अपना काम करो यार मेरे, अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो रेगुलर आपको सफलता जरूर मिलने वाली है ना। अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि 2-3 मिनट 2-2.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म निकलने के बाद में। समझ रहे मेरी बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 को, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, केवल मात्र 2 क्वेश्चन है। चलिएगा, लिखा हुआ है कि एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, यानी कि बच्ची जो है वो माता पिता के साथ अपने पेरेंट्स के साथ में बिहार से कहां आती है, मुंबई आती है, बिहार से मुंबई आ गई डायरेक्ट। अब देखो लिखा हुआ है कि तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है। यानी एक बच्ची है अपने पेरेंट्स के साथ में बिहार से आई है मुंबई में, और मुंबई में स्कूल में वो हिंदी भी सीख रही है, संस्कृत भी सीख रही है और इंग्लिश भी सीख रही है। क्लियर इतनी बात, तो ये सीख रही है। आगे लिखा हुआ है कि अपने आस पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है या बोलती है। देखो यहाँ पे क्या, क्वेश्चन को पहले समझ लो, आंसर आप इजीली दे पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्ची जो है बिहार से मुंबई आई है, तो वो इन भाषाओं को सीख रही है, हिंदी को सीख रही है, संस्कृत को सीख रही है, अंग्रेजी को सीख रही है। मराठी जो है वो बहुत अच्छे से बोल लेती है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। मतलब मराठी जो बिहार से सीख के आई है वो उसको पहले से आती है, तो वो अच्छे से बोल लेगी। तो क्या होगा, जो आप अपने स्वभाव से सीखते हो, अपने एनवायरमेंट के थ्रू सीखते हो, अपने समाज के थ्रू सीखते हो, वो होता है भाषा अर्जन, जहां पे किसी भी नियम कानून की आपको आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने घर में भी सीख जाते हो। तो मैंने बोल दिया ये है भाषा अर्जन। क्या है, ये है भाषा अर्जन। और अधिगम होता है जब आप कोई रूल रेगुलेशन के थ्रू कुछ सीखते हो। जैसे मान लीजिए जब बच्ची मुंबई आ गई तो वो हिंदी सीख रही, संस्कृत सीख रही, अंग्रेजी सीख रही, जिसके लिए उसको नियम भी पढ़ने पड़ रहे होंगे, रूल पढ़ने पड़ रहे होंगे। अगर इसकी बात करी जाती है कि बच्ची को ये सीखना पड़ रहा है, तो ये क्या है, तो ये हमारा अधिगम हो जाता। क्या हो जाता, अधिगम। यानी जब आप कुछ फिनोमिना को सीखते हो वो भी नियम कानून के थ्रू, तो वो होता है भाषा अधिगम। समझ मेरी बात। तो ये लक्ष्य भाषाएं हैं, कैसी टारगेट भाषाएं, कि एक भाषा को पहले से हमें आती है, उसके बाद हमें दूसरी भाषा सीखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये होता है भाषा अधिगम। लेकिन जो इसमें पूछा गया है कि जो बच्ची है अपनी मातृभाषा को अच्छे से बोलती है, यानी मराठी को अच्छे से बोल पा रही है, तो वो मातृभाषा है उसकी, इसलिए वो उसको अच्छे से बोल पा रही है, और मातृभाषा वो अपने स्वभाव से उसने सीखी है, तो वो भाषा अर्जन है। सहारा देना की यहाँ पे परिकल्पनात्मक की कोई बात हो नहीं रही। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। मुझे कहीं पर डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत गर्मी है भाई मेरे, जल्दी व्यवस्था करते हैं कुछ ना कुछ, फिर आप लोगों ने सपोर्ट किया थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता क्या है। देखो पूर्व भाषिक की बात करें, कह रहे हैं कि जो प्रॉपर जो बच्चा बोलने लगता है उससे पहले की अवस्था क्या है। जैसे बात करूं एक शब्द बोलना, जब बच्चा प्रॉपर एक शब्द सीखने लगता है वो कितने साल में, 2 शब्द कब सीखेगा। देखो बच्चा जब होता है, कूकना कब आता है, रोना कब आता है, बैल बनाना कब आता है। देखो जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसके अंदर कूइंग आ जाती है, यानी बच्चा जो होता है जब 3 महीने का होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कूकने की प्रक्रिया आ जाती है। 6 महीने का जब होता है बच्चा, जब बच्चा 6 महीने का प्रॉपर हो जाता है तो बैबलिंग आ जाती है, यानी बलबलाना आ जाता है उसके अंदर। रोना तो सबसे पहले आ जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं। एक शब्द जो है वो लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में आ जाता है, एक शब्द बोलना बच्चे को, जैसे पापा ऐसे करके, मम्मा ऐसे करके, समझ। 2 शब्द जो है प्रॉपर लगभग 1 से, देखो एक शब्द जो है अगर करेक्टली जानना है आपको तो 1 साल में आ जाता है। एक शब्द जो है मान लो 1 साल में, 2 शब्द जो सीखता है वो प्रॉपर 1 से 1.5 साल के बीच में, ये क्लियर है, 1 से 1.5 साल के बीच में। और तार शैली वाक्य का मतलब होता है जो प्रॉपर सेंटेंस बनाने लगता है बच्चा, है ना, कि खाना खाना, ये करना है, तो वो 2 साल के अंदर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा 2 साल के अंदर प्रॉपर थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है बच्चा। यानी 3 महीने का होगा तो क्विंग आएगी, 6 महीने का होगा तो बैबलिंग आएगी,
1 साल का होगा तो 1 वर्ड आएगा, 2 साल का होगा तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब 1.5 साल का तो 2 शब्द आ जाएंगे, और प्रॉपर 2 साल का तब तक हो जाएगा, तब तक 2 शब्द वो प्रॉपर बोलने लगेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं पूर्वभाषिक, यानी इससे पहले की अवस्था क्या है, रोना कूकना बलबलाना, यही हमारी पहले की अवस्थाएं हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये विशेषता है पूर्वभाषिक अवस्था की, जब भाषा को प्रॉपर सीखता है उसके पहले की विशेषता है। समझ गए मेरी बात को होपफुली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सेकंड क्या नाम 7th क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब हम इसके बाद थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, उसके बाद में आप आराम से रेस्ट करिए, अपने मजे करिए, तैयारी करिए बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे संलग्न है, किस चीज में संलग्न है। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर विद्यार्थी बहुत एक्टिव है, मतलब बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसके लिए आनंद है, मतलब आनंद के लिए पढ़ रहा है, मजे के लिए पढ़ रहा है, तो वो क्या हो सकता है, लिखा हुआ है कि वो किस चीज, उसका मतलब क्या होगा, उसका तात्पर्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर बच्चा एक्टिवली पढ़ रहा है, मतलब मजे से पढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, क्या वो सरसरी दृष्टि से होगा, बारीकी से होगा, गहनता के साथ होगा, विस्तार से पठन होगा। देखो बात करी जाए यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा, लास्ट है। देखो अगर बात करें तो सरसरी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आनंद के लिए पढ़ रहा होगा तो सरसरी दृष्टि से कहां डालेगा, अच्छे से पढ़ेगा ना सर, कि जब आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, जैसे कोई कहानी है, उसको बच्चा कोई कहानी पढ़ रहा है, अगर कोई कहानी ऐसी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है तो बच्चा मजे ले रहा है उस कहानी के, तो वो पढ़ता जाएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी कहानी। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे सरसरी तो बिल्कुल नहीं, बारीकी तरीके से तो जब कोई कोई डिस्कशन हो रहा हो, बहुत डिटेल डिस्कशन हो रहा हो किसी बारे में, तो बारीकी से पढ़े, कोई शब्द ढूंढ रहा हो, है ना, गहनता के साथ इसकी कोई बात नहीं हो रही। जब आप मजे के लिए पढ़ते हो, आनंद के लिए पढ़ते हो, तो वो आप विस्तार से पढ़ते, यानी कोई कहानी जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं कि इस कहानी में क्या होने वाला है, इस कहानी में अंत में क्या होगा। बच्चा एक्टिव तभी होता है जब उसको आगे के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो कि आगे होगा क्या यार मेरे, है ना, उसके बारे में, तो बच्चा आनंद के साथ मजे से पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब सारे क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही गए होंगे। अब हम आपको अप्रोच बता देते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। चलिए ओवरऑल आपने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, 7 में से जितने भी आपने सही किए वो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। चलो अब स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं कि जो है हमको कैसे पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिएगा अब देखो बात कर लेते हैं, अगर हम सीटेट एग्जाम की बात करें तो आपको पता है इसके नोटिफिकेशन के बारे में, तो आपको सभी को पता है कि सीटेट जो है सितंबर, अगर अगस्त में 2-3 दिन अभी बचे हुए हैं, अगर नहीं आया बाई चांस तो सितंबर के फर्स्ट वीक तो आ ही जाएगा। ये बात नोटिफिकेशन की रही। स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बता रखी है आपको, यार हम पैटर्न मैंने पूरा बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आप कैसे करोगे। देखो अगर सीटेट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो पहले पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, यानी जिस बुक से पढ़ रहे हो क्या वो करेक्ट है हमारे लिए सही डायरेक्शन है कि नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे लिए ये है कि हम जो है थोड़े से मॉक टेस्ट लगाएंगे, मतलब पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमारे लिए सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सही बुक होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम बात करें कि आपने पैटर्न देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है, मतलब आप पहले सीटेट का पैटर्न देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आएगा, ताकि आप जान तो सको कि आने वाला क्या है ना। थर्ड पॉइंट में है हमारे पास मॉक टेस्ट, कि अगर आपने विधिवत मॉक टेस्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो बिल्कुल, तो पहले आप कुछ क्लासेस देख लीजिए, कुछ मैराथन क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो पहले से आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बन जाएगी, है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या होना चाहिए, आपने थोड़े से नोट्स बना लेने, ताकि आप जब टेस्ट देने के लिए जाएं एग्जाम सेंटर पे तो आप इजीली थोड़ा सा आपका माइंडसेट प्रॉपर अच्छा बना रहे हैं, है ना। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो इजीली एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं, वैसे भी डेली पे डेली मैं आ रहा हूं आपके बीच में, तो हो सके तो लाइक कर दोगे। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई आस्था और मेरे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। कहीं पर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।